हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ जनसंख्या एवं जनसंख्या नीति से संबंधित विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न जो हैं हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा किसी भी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है। तो इसके बारे में जानना कि जनसंख्या क्या होती है, ये जनसंख्या नीति क्या होती है, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लेके आज हम एक कंप्लीट क्लास करने वाले हैं और इससे संबंधित प्रश्न भी पहले पूछे जा चुके हैं। एनटीए नेट, एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, पीजीटी या जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि हम उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूर्व में पूछे जा चुके हैं और ख़ास तौर से एनटीए नेट में पूछे जा चुके हैं, यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, यूपी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। जितने भी इकोनॉमिक्स से संबंधित एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनगणना 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसको भारत का रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना कमिश्नर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है हमारे, पहला डी.के. सिकरी, दूसरा विवेक जोशी, तीसरा शैलेश रस्तोगी और चौथा है हमारा सी चंद्रमौली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विवेक जोशी। जनगणना 2021 के लिए विवेक जोशी को भारत का रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना कमिश्नर नियुक्त किया गया है, लेकिन कोरोना काल आ जाने के कारण हमारी जनगणना जो है वो नहीं हो पाई है। अदरवाइज़ प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती थी, लेकिन कोरोना आने के कारण जनगणना नहीं हो पाई है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जीवन समंकों का स्रोत नहीं है। पहला राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, दूसरा प्रतिदर्श पंजीयन प्रणाली, तीसरा आर्थिक जनगणना और चौथा नागरिक पंजीयन प्रणाली। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्थिक जनगणना। जीवन समंक विवाह, जन्म, बीमारी और मृत्यु के संख्यात्मक लेखे होते हैं जिनके द्वारा जन समुदाय के स्वास्थ्य और विकास का अध्ययन किया जा सकता है। जीवन समंकों के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण, दूसरा प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, तीसरा नागरिक पंजीकरण प्रणाली। प्रश्न नंबर 3 है, यदि निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो। हमारे ऑप्शन है, पहला जनसंख्या में कमी होगी, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि होगी, तीसरा जनसंख्या अपरिवर्तित रहेगी और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या में कमी होगी। निवल पुनरुत्पादनीय, जिसे हम नेट रिप्रोडक्टिव रेट भी कहते हैं, शुद्ध पुनरुत्पादनीय दर से आशय चालू प्रजनन दर के आधार पर और मरण दरों के आधार के समायोजन के पश्चात 1000 नवजात कन्याओं द्वारा संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न की जाने वाली कन्याओं की संख्या से है। इसे NRR1 के बराबर हो तो इस स्थिति में एक पीढ़ी में जनसंख्या दूसरी पीढ़ी में पुनर्स्थापित हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेकंड का प्रारंभ किया गया। पहला अप्रैल 2004 में, दूसरा अप्रैल 2006 में, तीसरा अप्रैल 2005 में और चौथा अप्रैल 2007 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अप्रैल 2005 में। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य 1 अप्रैल 2005 से
5 वर्ष के लिए संपूर्ण राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को कवर करते हुए प्रारंभ किया गया। यह विकेंद्रित प्रक्रिया को अपनाता है तथा राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की ज़मीनी आवश्यकता तथा हकीकत को ध्यान में रखते हुए अपनी क्रियान्वयन योजना बनाने पर बल देता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी जनगणना जाति आधारित थी? हमारे ऑप्शन है, पहला 1931, दूसरा 1951, तीसरा 1971 और चौथा 1991। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1931। भारत में आखिरी बार 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी। परतंत्र भारत में अंतिम बार 1941 में हुई जनगणना में भी जाति आधारित आंकड़े लिए गए थे, किंतु उन्हें रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रश्न नंबर 6 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद था। पहला अल्मोड़ा, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार और चौथा उधम सिंह नगर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, देहरादून। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एक मिनट, यहाँ पे हमें उत्तराखंड का जनपद पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हमारा, एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद रुद्रप्रयाग है। इसके बाद अल्मोड़ा, देहरादून तथा उधम नगर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने मिलियन प्रकाशित की गई? ऑप्शन है हमारे, पहला 377.1, दूसरा 286.1, तीसरा 217.6 और चौथा 381.2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 377.1। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या 377.1 मिलियन आकलित की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है, किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक रही है? पहला 1911 से 1921, दूसरा 1941 से 1951, तीसरा 1951 से 1961 और चौथा 1971 से 1981। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1911 से लेकर 1921 के बीच में जो जनगणना हुई थी वह ऋणात्मक रही थी। एक बीमारी हुई थी इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु दर दर्ज की गई थी। इस प्रकार भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास में 1911 से 21 तथा 2001 से 2011 के बीच दशक ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत ज़्यादा कमी आई थी। प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रति हजार पुरुष ग्रामीण लिंग अनुपात था। पहला 943, दूसरा 929, तीसरा 939 और चौथा 949। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 949। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 949 था। वर्ष 2011 की जनगणना भारत का लिंगानुपात 943 था। तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें अलग अलग देखना है कि अगर भारत के लिंगानुपात की बात की जा रही है तो
43 है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जा रही है तो 949 है। तो यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिंगानुपात की बात की जा रही है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? पहला 1921, दूसरा 2001, तीसरा 1951 और चौथा 1991। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1921। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में वर्ष 1921 महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। 1911 से लेके 21 के दशक में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। उसके बाद भारत में जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 11 है, किसने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? पहला रॉबिन्स, दूसरा डाल्टन, तीसरा कैनन, चौथा कार्ल सॉन्डर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, कैनन। प्रोफेसर कैनन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय या अधिकतम कल्याण के सापेक्ष इष्टतम जनसंख्या के स्तर से संबंधित है। इसका प्रथम उल्लेख एडवर्थ वेस्ट ने किया था, पर एडविन कैनन ने इसके लिए सर्वप्रथम अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया। अगर हम प्रोफेसर डाल्टन की बात करें तो अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है, ऐसा उनका मानना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर सी कैनन है। प्रश्न नंबर 12 है, जनसंख्या तटस्थतावाद का अभिप्राय क्या है? पहला, आर्थिक समृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। दूसरा, जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर जनसंख्या के आगे पीछे रहती है। तीसरा है, खाद्य आपूर्ति दर पर जनसंख्या में वृद्धि का असर निष्प्रभावी रहता है। और चौथा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आयु संरचना में परिवर्तन लगभग तटस्थ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, आर्थिक समृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव नगण्य होता है। अर्थात एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक प्रदर्शन के बीच एक लिंक के समानुपातिक विश्लेषण पर आधारित हो। इस दृष्टिकोण के अनुसार आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव ना के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में किस जनगणना तक समकालिक वास्तविक पद्धति को अपनाया जाता था, जिसमें देश भर में एकल रात्रि में जनगणना की गई थी? पहला 1901, दूसरा 1931, तीसरा 1951 और चौथा 1971। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 1931। भारत में वर्ष 1931 की जनगणना एक समकालिक वास्तविक पद्धति को अपनाया जाता था, जिसमें देश भर में एकल रात्रि में जनगणना की गई थी। प्रश्न नंबर 14 है, जननांकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त की जाती है? पहला, प्रथम चरण में, दूसरा द्वितीय चरण में, तीसरा तृतीय चरण में और चौथा द्वितीय तथा तृतीय चरण के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तृतीय चरण में। जननांकी संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर की अगर हम बात करते हैं तो यह तीसरे चरण में प्राप्त की जाती है।
इस अवस्था में जन्म दर घट जाती है और मृत्यु दर के पास पहुंचती है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि दर गिर जाती है। लोगों की आय में वृद्धि होती है, रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है तथा शिक्षा का प्रसार होता है। पुराने रीति रिवाज तथा अंधविश्वास टूटते हैं और लोगों का कल्याण होता है। प्रश्न नंबर 15 है, 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी? पहला गुजरात, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक, चौथा आंध्र प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। 1991 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात वाले राज्य थे। केरल में 1084 थे, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। यहीं अगर हम दूसरे नंबर में तमिलनाडु की बात करें, यहाँ ऑप्शन में नहीं है, फिर भी मैं आपको 4 स्कोर बता देती हूँ। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो 996, आंध्र प्रदेश में 993 और छत्तीसगढ़ में 991 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी। प्रश्न नंबर 16 है, इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब पहला राष्ट्रीय आय अधिकतम हो, दूसरा प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, तीसरा जनसंख्या अधिकतम हो और चौथा है प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम हो। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। इष्टतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यदि किसी देश में जनसंख्या अनुकूलतम से कम है तो जनाभाव और यदि अनुकूलतम से अधिक है तो जन आधिक्य की स्थिति पाई जाती है। इसे हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस जहाँ पे इस तरीके से ये जो नीचे गिरता हुआ होता है ये हमारा एपी वक्र होता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं तो ये वाला जो क्यू वाला पॉइंट होता है हमारा, ये प्रति व्यक्ति अधिकतम आय वाला क्षेत्र होता है। और अगर हम इस बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पर जनाभाव होता है, जनाभाव। और अगर हम इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो ये जन आधिक्य वाला क्षेत्र होता है। हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जनाभाव और जना आधिक्य। तो अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाती है तो जनाभाव है और अगर यहाँ की बात की जाती है तो जनाधिक्य होगा। प्रश्न नंबर 17 है, किसी देश का जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है पहला पुरुष महिला जनसंख्या की आयु संरचना,
दूसरा पुरुष जनसंख्या की आयु संरचना, तीसरा महिला जनसंख्या की आयु संरचना और चौथा ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की आयु संरचना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना। किसी देश का जनसंख्या पिरामिड पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित करता है। इसका प्रतिपादन डब्ल्यू थॉमसन तथा ऑथर लेविस ने किया। उनके अनुसार जब किसी देश की जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना को एक साथ ग्राफ पर अंकित किया जाता है तो हमें एक पिरामिड प्राप्त होता है जिसमें चौड़ा आधार कम उम्र की जनसंख्या प्रदर्शित करना है और यह क्रमिक रूप से एक बिंदु की ओर ढालू होता है जो प्रत्येक अनुवर्ती आयु वर्ग में मृत्यु की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 18 है, माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होती है। पहला, समानांतर श्रेणी में, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी में, तीसरा हरात्मक श्रेणी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुणात्मक श्रेणी में। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। माल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में अधिक तीव्र होती है जबकि जीवोपार्जन के साधन में समांतर श्रेणी में होती है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत द्वारा जनसंख्या संक्रमण का कौन सा वर्ण अनुभव, कौन सा यहाँ पे चरण है, चरण अनुभव किया जा रहा है। ऑप्शन है, पहला प्रथम, दूसरा तृतीय, तीसरा द्वितीय और चौथा चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, द्वितीय। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन डब्ल्यू.एम. थॉमसन ने किया था 1929 में तथा फ्रैंक डब्ल्यू ने 1945 में। इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की गई। इसी कारण संक्रमण सिद्धांत का जनक नोटेस्टीन को कहा जाता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं किंतु पीसी ब्लेकर ने 5 अवस्थाओं की बात की है। भारत सरकार द्वारा जनसंख्या संक्रमण का द्वितीय चरण अनुभव किया जा रहा है। ये लगभग 2016 से संबंधित प्रश्न है। इस चरण में जन्म दर तो ऊंची रहती है किंतु बेहतर भोजन आपूर्ति होने के कारण मृत्यु दर में कमी आती जा रही है। वर्तमान में हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि किसी भी बीमारी के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पाती है। ज़्यादातर संभावना ये होती है कि चिकित्सा के जरिए उस व्यक्ति की जान बचा ली जाती है, जिससे हमारे भारत देश में मृत्यु दर का स्तर जो है वो कम गया है। प्रश्न नंबर 20 है, जनसंख्या वृद्धि को जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतः संबंधित करता है। पहला, आर्थिक विकास, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा जीवन स्तर और चौथा खाद्य आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, आर्थिक विकास। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास को जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत अंतः संबंधित करता है। माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि उत्पादन अंकगणितीय क्रम में बढ़ता है जबकि जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है, जो किसी भी देश का आर्थिक विकास प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 21 है, माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा। पहला, जनसंख्या में वृद्धि होगी, दूसरा उत्पादन में वृद्धि होगी, तीसरा जनसंख्या में कमी होगी और चौथा पूंजी केंद्रण में
वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जनसंख्या में वृद्धि होगी। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय मात्रा में होती है, जबकि खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय मात्रा में होती है। फलस्वरूप अति जनसंख्या की स्थिति होगी और यदि उसको प्रतिबंधित नहीं किया गया तो कुछ नैसर्गिक प्रतिबंध जैसे अकाल, भूखमरी उत्पन्न होंगे और जनसंख्या कम हो जाएगी। माल्थस ने इसे जनसंख्या जाल कहा। माल्थस ने कहा कि यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम जनसंख्या में वृद्धि भी होगा। प्रश्न नंबर 22 है, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन है पहला माल्थस, दूसरा मार्शल, तीसरा डाल्टन और चौथा कैस्टो। तो अनुकूलतम जनसंख्या की बात प्रोफेसर डाल्टन ने की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यह कथन हमारे प्रोफेसर डाल्टन ने दिया है। उन्होंने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादन तकनीक और पूंजी की सहायता से प्रति व्यक्ति अधिकतम आय अर्जित की है। यदि देश की जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम होगी तो इसका अर्थ होगा कि साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से ज़्यादा होगी तो अत्यधिक दोहन होगा और प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर 23 है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है पहला जन्म दर का घटना, दूसरा मृत्यु दर का घटना, तीसरा जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर का घटना और चौथा जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर बढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर बढ़ना। प्रश्न नंबर 24 है, देश के जनसंख्या पिरामिड से निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है। पहला जनसंख्या का ग्रामीण शहरी वितरण, दूसरा जनसंख्या का युवा वृद्ध वितरण, तीसरा जनसंख्या का आयु और लिंग के अनुसार वितरण और चौथा जनसंख्या का लिंगानुसार वितरण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जनसंख्या का आयु और लिंग के अनुसार वितरण। जनसंख्या पिरामिड का प्रतिपादन डब्ल्यू थॉमसन ने किया था। जब किसी देश की जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना को एक ग्राफ में अंकित किया जाता है तो हमें पिरामिड प्राप्त होता है। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा तथा ऊंचाई कम हो तो दीर्घ आयु में कमी, जन्म दर में अधिकता होगी, जो सामान्यतः विकासशील देशों की विशेषता है। यदि पिरामिड का आधार कम चौड़ा तथा ऊंचाई अधिक हो तो जन्म दर में कमी तथा दीर्घायु में वृद्धि, जो सामान्यतः विकसित देशों की विशेषता है। पिरामिड के निर्माण में बाएं अक्ष पर पुरुषों की संख्या और दाहिनी अक्ष पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है। ये प्रश्न जो है हमारा जनसंख्या पिरामिड वाला, ये एनटीए नेट जुलाई 2018 में पूछा गया था, तो इस हिसाब से भी ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, किसी देश की जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है पहला पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना, दूसरा पुरुष जनसंख्या की आयु संरचना, तीसरा महिला जनसंख्या की आयु संरचना और चौथा है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या की आयु संरचना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि किसी देश की जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करने में पुरुष एवं महिला जनसंख्या की आयु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कथन किसका है कि प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वो भूखे रहेंगे। तो हमारे ऑप्शन है
पहला जुलूसियस सिमांग, तीसरा ई बॉसरम, तीसरा टी.डब्ल्यू. माल्थस और चौथा है एच डाल्टन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, टी.डब्ल्यू. माल्थस। प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है, जो बिना निमंत्रण के आएंगे वे भूखे रहेंगे। यह कथन माल्थस के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 27 है, सामान्य प्रजननता दर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह प्रजननता का एक वास्तविक माप है। दूसरा, यह प्रजननता का एक संभाव्य माप है। तीसरा, यह स्त्री जनसंख्या की संरचना का वास्तविक माप है। और चौथा, यह परिकल्पित आयु विशिष्ट जन्म दर नमूने पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यह प्रजननता का एक संभाव्य माप है। सामान्य प्रजनन दर किसी वर्ष विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात होता है, जो यह दर्शाता है कि जन्म देकर किस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसको एक सूत्र भी दिया गया था, GFR बराबर, ये बराबर का निशान है, बराबर BW1 FPX, ये सूत्र भी दिया गया था, जहाँ FPX महिला का संतोत्पाद आयु वर्ग मध्य वर्गीय जनसंख्या है, B जन्म दर है, W1 और W2 भी है। यहाँ पे W1 का आशय है 15 वर्ष और W2 का आशय है 49 वर्ष। प्रश्न नंबर 28 है, किसी राष्ट्र की जननांकीय लाभांश की घटना किससे संबंधित है? पहला, कुल जनसंख्या में तेज गिरावट। दूसरा, शिशु मृत्यु दर में गिरावट। तीसरा, लिंग अनुपात में गिरावट। और चौथा, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि। किसी राष्ट्र की जननांकीय लाभांश की अगर हम बात करते हैं तो आयु समूह में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित होता है, चाहे किसी भी देश का हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये भारत का ही हो। प्रश्न नंबर 29 है, जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत किसके बीच संबंध बतलाता है? पहला, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति। दूसरा, जनसंख्या और संपूर्ण संसाधन। तीसरा, आश्रित जनसंख्या और कार्यशील जनसंख्या। चौथा, वर्तमान जनसंख्या और जनसंख्या की वृद्धि दर पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जनसंख्या और संपूर्ण संसाधन। जनसंख्या का इष्टतम सिद्धांत जनसंख्या और संपूर्ण संसाधन के बीच संबंध बताता है। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से होता है जो किसी देश में एक निश्चित समय में दिए हुए साधनों का अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन के लिए आवश्यक है। जब देश की जनसंख्या का आकार आदर्श रहता है तो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। इस प्रकार विशेष समय तथा परिस्थिति में वही जनसंख्या सर्वोत्तम होगी जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रत्यय नियमों लॉ ऑफ रिटर्न्स पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 30 है, सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? पहला, जेएस मिल। दूसरा, एडम स्मिथ। तीसरा, माल्थस। और चौथा, रिकार्डो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, माल्थस। जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस ने किया था। इन्होंने बताया कि जनसंख्या की ज्यामितीय वृद्धि दर, अगर ये पूछा जाए कि ये किस प्रकार की वृद्धि है तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये ज्यामितीय वृद्धि दर है। ज्यामितीय वृद्धि दर अब ये किस तरीके से बढ़ती है? 2,
4, 8, 16, 32 इस दर से ये बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन की दर अंकगणितीय दर से बढ़ती है। तो इन्हें दोनों प्रकार से देखा है हमने कि ज्यामिति से और खाद्यान्न उत्पादन से। प्रश्न नंबर 31 है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है पहला कम जनसंख्या वाले देशों में, दूसरा अधिक जनसंख्या वाले देशों में, तीसरा कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले देशों में, और चौथा है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों में होता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का उद्देश्य किसी देश की आदर्श जनसंख्या का स्पष्टीकरण करना है। अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। इस प्रकार यह सिद्धांत जनाधिक्य तथा जनसंख्या कमी की व्याख्या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की कमी तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आधार पर होता है। प्रश्न नंबर 32 है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि समस्या उत्पन्न नहीं करती है। पहला प्रथम एवं द्वितीय अवस्थाओं में, दूसरा प्रथम एवं तृतीय अवस्थाओं में, तीसरा द्वितीय व तृतीय अवस्थाओं में, और चौथा केवल प्रथम अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रथम व द्वितीय अवस्थाओं में। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार प्रथम चरण में उच्च जन्म दर के साथ उतनी ही उच्च मृत्यु दर पर जन्म दर मृत्यु से ऊंची होती है। इस अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं कि प्रथम चरण में क्या होता है, उच्च जन्म दर के साथ उतनी ही उच्च मृत्यु दर पर उच्च जन्म दर मृत्यु दर से ऊंची होती है। इस अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है। इसी प्रकार तृतीय अवस्था में औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के लोगों का परिवार के आकार के संबंध में लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। परिणाम स्वरूप जन्म दर में कमी आती है। प्रश्न नंबर 33 है, जनसंख्या विस्फोट जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है। पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय, और चौथा द्वितीय व तृतीय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, द्वितीय। संक्रमण सिद्धांत को व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय फ्रैंक नोटेस्टीन को है। बाद में ब्लेकर, हुमर तथा अन्य लोगों ने भी इस पर चर्चा की। उनके अनुसार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति द्वितीय चरण में पाई जाती है, क्योंकि विकास के साथ लोगों की आय में वृद्धि होती है, रहन सहन के स्तर में सुधार होता है तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि होती है। मृत्यु दर में तेजी से कमी होती है, इसलिए जन्म दर ऊंची बनी रहती है। यह अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। प्रश्न नंबर 34 है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि प्राप्त होती है। पहला प्रथम चरण में, दूसरा द्वितीय चरण में, तीसरा तृतीय चरण में, और चौथा द्वितीय तथा तृतीय चरण के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, तृतीय चरण में। प्रश्न नंबर 35 है, साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां पहला प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है, दूसरा जनसंख्या की वृद्धि दर स्थिर बनी रहती है, तीसरा उद्योगों में लगे कर्मियों के अनुपात से वृद्धि होती है, और चौथा ग्रामीण जनसंख्या को लाभकर रोजगार प्रदान
होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। वह जनसंख्या जो ना तो आवश्यकता से अधिक है और ना ही कम है, वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जनसंख्या के धनात्मक पहलू को भी दृष्टि में रखता है, जो इस बात पर बल देता है कि एक दी हुई स्थिति में जनसंख्या का एक स्तर होगा जिस पर राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम होगा। प्रश्न नंबर 36 है, जब भारत जननांगीय संक्रमण की तृतीय अवस्था में प्रवेश करेगा तो पहला ऑप्शन है उसकी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी, दूसरा उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी, तीसरा उसकी मृत्यु दर शून्य रहेगी और चौथा शुद्ध देशांतर शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, उसके जन्म दर में महत्वपूर्ण कमी आएगी। सीपी ब्लेकर जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर 5 अवस्थाओं की बात करते हैं। प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ऊंची हैं। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर ऊंचा है, जिसे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना जा रहा है। और तीसरी अवस्था में जिसमें जन्म दर में मृत्यु दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट आई। और अगर हम चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था में जन्म दर बहुत तेजी से नीचे गिरती है, यहाँ तक कि मृत्यु दर जन्म दर से ऊंची हो जाती है। प्रश्न नंबर 37 है, आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र में खाली स्थान भरना है। सूत्र m बराबर a, ये हमारी खाली जगह है जहाँ पर हमें देखना है कि क्या आएगा। पहला o, दूसरा a, तीसरा a और o और चौथा e। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इस खाली स्थान पर ओ आएगा। आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है m बराबर a माइनस o ऑब्लिक o। यहाँ पर m का मतलब कुसमंजन की मात्रा या अनुचित अनुपात होता है, a का मतलब वास्तविक जनसंख्या होता है और o का मतलब सर्वोत्तम जनसंख्या से लिया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोटक मुख्यतः किस कारण से होता है। पहला जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण, दूसरा मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण, तीसरा जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट के कारण और चौथा आप्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण। विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या विस्फोट का कारण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर कम एवं औसत आय में वृद्धि होना दोनों ही होता है। प्रश्न नंबर 39 है, SRS मई 2018 के विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृ मृत्यु अनुपात MMR के अनुसार निम्नलिखित में राज्यों को अवरोही क्रम में जमाना है। यहाँ पे हमें विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमें अवरोही क्रम में जमाना है। पहला है असम, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनके कोड दिए गए हैं कि सही तरीके से तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, या फिर दूसरा है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, तीसरा दिया गया है दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, और चौथा दिया है चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, सबसे पहले असम अपने सही स्थान पर है, दूसरे नंबर पर दिया गया है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर दिया गया है
मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर बिहार। ये इसका सही अवरोही क्रम होगा। प्रश्न नंबर 40 है, सितंबर 2017 के SRS बुलेटिन के अनुसार केरल में अनुमानित मृत्यु दर 7.6 है, जबकि बिहार में यह 6 है। इन आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला, बिहार की तुलना में केरल में जनसंख्या का वयोवृद्धिकरण अधिक है। दूसरा, केरल में आत्महत्या दर काफ़ी अधिक है। तीसरा, बिहार के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति केरल के लोगों से बेहतर है। और चौथा, केरल की तुलना में बिहार में जीवन प्रत्याशा उच्च है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि बिहार की तुलना में केरल में जनसंख्या का वयोवृद्धिकरण जो है वह अधिक है। प्रश्न नंबर 41 है, जननांकी लाभांश पर विचार के संदर्भ में भारतीय राज्यों में जननांकीय द्वैधता प्रदर्शित हो रही है। इस संबंध में निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला, कुल प्रजनन दर। दूसरा, लिंग अनुपात। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं कि केवल पहला सही है, पहला और दूसरा सही है, और तीसरा है दूसरा या तीसरा सही है, और चौथा है कि केवल 2 सही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। कुल प्रजनन दर भारत में जननांकीय द्वैधता प्रदर्शित करने का प्रमुख कारण है। जननांकीय द्वैधता जब किसी देश में 2 आर्थिक क्षेत्रों का अस्तित्व होता है, दोनों क्षेत्रों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न तकनीकी मांग फलन होते हैं, तो उसे जननांकीय द्वैधता कहते हैं। जननांकीय द्वैधता का प्रतिपादन जूलियस हर्मन बोके ने किया था। इसमें भी एक चीज़ और जान लेते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं जननांकीय द्वैधता में। पहला, परंपरागत अर्थव्यवस्था और दूसरा, विकसित अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरीकरण के अंश के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को घटते क्रम में लगाइए। पहला, राज्यों के नाम दिए हैं। पहला तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा और चौथा पंजाब। तो इसके कोड दिए गए हैं। पहले नंबर पर दिया है दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं तीसरा, पहला और दूसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर सी है पहला, तीसरा, चौथा या दूसरा। और ऑप्शन नंबर डी है चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा गोवा, फिर तमिलनाडु, एक मिनट, फिर हमारा तमिलनाडु आएगा, फिर आएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा पंजाब। प्रश्न नंबर 43 है, कुल प्रजननता दर सकल पुनर्जन्म के बीच संबंध के बारे में सही कथन को चुनें। पहला, TFR छोटा है GRR से। दूसरा, TFR बराबर है GRR के। तीसरा, TFR बड़ा है GRR से। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा कि TFR बड़ा है GRR से। कुल प्रजननता दर सदैव सकल पुनर्जन्म से अधिक होती है। कुल प्रजनन दर, जिसे हम TFR कहते हैं, बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी जन्म काल के दौरान होती है। और सकल पुनर्जन्म क्या है कि देश में कुल स्त्रियों की संख्या में इसमें से घटा देते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम शहरी जनसंख्या
है? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा मेघालय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 45 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का घटते हुए क्रम में बताएं। राज्यों के नाम दिए हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन दिए गए हमें, पहले में ACDB, दूसरा BACD, तीसरा ABCD और चौथा CDBA। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर हम एक्चुअल में घटते क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा बिहार, तीसरे नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पर आता है बिहार। तो ये ऑप्शन हमें कहीं भी नहीं दिए गए हैं। तो चूँकि ये प्रश्न जो है वो NTA नेट ने 2017 में पूछा गया है, तो अगर एक्चुअल क्रम की बात की जाती है तो वो यही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर दूसरे नंबर पर बिहार आता है, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है और चौथे नंबर पर पंजाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो इसको क्रॉस करते हैं, अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में उच्च जन्म दर हेतु जिम्मेदार सामाजिक आर्थिक कारकों में से हम किन्हें शामिल कर सकते हैं? पहला अधिक गरीबी, दूसरा गरीब अभिभावकों के बीच बच्चों की उच्च मृत्यु दर, तीसरा अल्प आयु विवाह की मौजूदगी मृत्यु दर और चौथा विषम लिंग अनुपात। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है, पहला तीसरा और चौथा सही है या फिर पहला दूसरा और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा सही है। मतलब अधिक गरीबी, गरीब अभिभावकों के बच्चों की उच्च मृत्यु दर और तीसरा अल्प आयु विवाह की मौजूदगी। प्रश्न नंबर 47 है, बाल लिंग अनुपात की गणना के लिए संगत आयु समूह है। पहला 0 से लेके 1 वर्ष, दूसरा 0 से लेके 4 वर्ष, तीसरा 0 से लेके 6 वर्ष और चौथा 0 से लेके 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 0 से लेके 6 वर्ष। बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर महिला की संख्या की माप करता है। भारत में बाल लिंगानुपात की गणना करने के लिए 0 से 6 वर्ष के आयु समूह को लिया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजननता दर है। पहला 2.1, दूसरा 1.0, तीसरा 2.5 और चौथा 4.0। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.1। जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजननता दर की अगर हम बात करते हैं तो वह 2.1 है। प्रजननता का प्रतिस्थापन स्तर प्रजननता का वह स्तर है जिस पर जनसंख्या वास्तव में अपने आप को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में प्रतिस्थापित करती है।
प्रश्न नंबर 49 है, महिलाओं के दृष्टिकोण से बढ़ती जनसंख्या के नियंत्रण पर नवीन तरीके से अत्यधिक ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि पहला है, महिलाओं के प्रजननीय स्वास्थ्य अधिकार को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को नई दिशा देना आवश्यक है। दूसरा, महिलाओं को गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए बजट में वृद्धि आवश्यक है। तीसरा, स्वास्थ्य और युवा हितैषी सेवाओं के लिए महिला परामर्शदाता की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें जितने भी हमें पहला दूसरा तीसरा बिंदु दिया गया है, इन सभी को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति हमेशा से बहुत अधिक गंभीर रही है, क्योंकि वो लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार से सुधार किया जाए, खास तौर से प्रजनन को लेके। प्रश्न नंबर 50 है, स्थिर जनसंख्या की निम्न विशेषता होती है। पहला, स्थिर जन्म दर। दूसरा, अपरिवर्तनशील आयु ढांचा। तीसरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और चौथा, उपयुक्त दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों सही हैं। स्थिर जन्म दर एक निश्चित उम्र संयोजन, नियत जन्म मृत्यु दर और एवं अपरिवर्तित आयु ढांचा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। चलिए, तो आज की हमारी क्लास पूरी कंप्लीट होती है, जिसमें हमने जाना है कि जनसंख्या सिद्धांत क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, या फिर 2011 में जो जनगणना की गई है वह मुख्य रूप से किस आधार पर की गई है, और हमें भी किस तरीके से जनसंख्या को कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम किस प्रकार से अपने देश को सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, लेकिन चूंकि हमारे पास उत्पादन के क्षेत्र निश्चित होते हैं, हम उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। और वो भी वर्तमान में जिस तरीके से भी हमारी उत्पादन क्षमता जो कृषि पर आधारित है, खाद्यान्न में कमी आती जा रही है। उसका कारण है कि औद्योगिकरण उन क्षेत्रों में हो रहा है जो उत्पादन के क्षेत्र हैं। उत्पादन के क्षेत्र में ही अगर औद्योगिकरण किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्रफल है वो घटता जाएगा, शहरीकरण बढ़ता जाएगा, और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके खाद्यान्न की या अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि हमें अपने देश की जनसंख्या को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ताकि हमारे भूमि पर उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे प्रत्येक अध्याय से लेकर उन MCQs को हल कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा हमें ये है कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं उस चीज़ को, कि एक चैप्टर लेते हैं, उस चैप्टर से संबंधित हर एक परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लेकर आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी अगर अर्थशास्त्र से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से इस अध्याय में प्रश्न पूछे गए हैं और उनका जवाब आप बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न
और उत्तर दोनों ही आपके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह सारे प्रश्न जो है वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।